इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। ये खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक के बारे में, जिसमें 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे अहम प्रस्ताव परिवहन विभाग का है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए आजीवन फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलने वाली। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार बिजनौर से हरिद्वार तक होगा। इसमें 10,761 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 831 करोड़ में जेपीएनआईसी को प्राइवेट कंपनी को 30 साल के लीज पर दिया गया है। दिखाते हैं आपको। योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। 27 में से 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये फैसले यूपी के बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण के लिहाज से ऐतिहासिक हैं। गंगा एक्सप्रेस वे का अब मेरठ बिजनौर से हरिद्वार तक विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार परियोजना पर तकरीबन 10,761 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 130 किलोमीटर लंबा 6 लेन लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा। इसका 100 किलोमीटर हिस्सा यूपी और 30 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में पड़ेगा। उत्तराखंड वाले हिस्से का खर्च भी यूपी सरकार उठाएगी और टोल टैक्स यूपी को मिलेगा। 60 साल और उससे ऊपर की बुजुर्ग महिलाएं अब मुफ्त में सरकारी बसों में सफर कर सकेंगी। सफर के दौरान उन्हें अपनी उम्र की पुष्टि के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना होगा। एक तो जो सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं, रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें फ्री यात्रा करना, और जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं 60 साल तक, उनको सदैव रोडवेज की बसों में परिवहन यात्रा करने की सुविधा छूट देने का आज निर्णय हुआ है। योगी कैबिनेट ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को प्राइवेट सेक्टर को सौंपने के प्रस्ताव पर अंतिम मंजूरी दे दी है। 831 करोड़ रुपए में जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर दिया गया है। इसके संचालन और रखरखाव के लिए रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड और वृंदावन बोटलर्स को चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में किए तो उसमें से एक एक करके लगभग सब पूरे किए जा रहे हैं और उसी के क्रम में आज बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए। जो स्टाइपेंड था हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स का, उसको 12,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। अब प्रदेश के सभी एमबीबीएस के छात्र जो इंटर्नशिप कर रहे थे उनको सबको 25,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। सुल्तानपुर में औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर यानी IMLC का विकास होगा, जिसमें 272.25 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। वहीं निर्माणकर्ता ग्लोबल बिड से चुना जाएगा। आज 24 प्रस्ताव योगी कैबिनेट की बैठक में पास हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है उसको पूरा करने की छाप सीधे तौर पर नजर आ रही है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। योगी कैबिनेट की बैठक में महिलाओं, युवाओं और प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। युवाओं के लिए योगी कैबिनेट में बड़ा ऐलान भी हुआ। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 25 लाख रुपए मुफ्त में दिए जाएंगे टैबलेट के लिए। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 2,375 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जेनजी पर योगी सरकार का फोकस भी है। युवाओं के लिए 25 लाख मुफ्त टैबलेट खरीदे जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 26-27 में 2,375 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार के मुताबिक योजना के जरिए युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर है, ताकि वे आगे चलकर नौकरी और स्वरोजगार के बेहतर अवसरों से जुड़ सकें। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े युवा भी इस योजना के दायरे में आएंगे। ये योजना 5 साल के लिए लागू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों का मासिक भत्ता 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। सीएम योगी ने यूपी में नौकरी देने वालों को देने को लेकर समाजवादी पार्टी पर अब बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों में
9,30,000 सरकारी नौकरी युवाओं को दी है। सीएम योगी ने आगे कहा कि 2017 से पहले सैफई सिंडिकेट का कब्जा था। आज पारदर्शी तरीके से युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। देखिए। लखनऊ में कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के कार्यक्रम में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले नकल माफिया हावी था, नौकरी पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था, लेकिन 2017 के बाद से बीजेपी के शासनकाल में पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी मिली है। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। युवाओं को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। अलग अलग स्टेज में हर हफ्ते नियुक्ति पत्र देंगे। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। लखनऊ में सीएम योगी ने चुने गए कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। कृषि विभाग के लिए 3,446 प्राविधिक सहायकों को चुना गया है। वहीं मंडी परिषद के 126 मंडी सचिवों को सीएम योगी ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। योगी सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सरकार के इस दावे पर निशाना साधते हुए कांग्रेस का कहना है कि यूपी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलाबाजी किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार नौकरियों की बहार लेकर आएगी। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। युवा आज रोजगार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार अपनी पीठ ठोक रही है। अगर आप नौकरी दे रहे हैं तो इस देश के छात्रों से, युवाओं से बात करिए, संवाद करिए। आप क्या आप जा सकते हैं उन युवाओं के बीच में? क्या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में जाकर यह बात कह सकते हैं कि आप 1 लाख नौकरी देने वाले हैं? आंखों में आंखें डाल के आप बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का यह झूठ पूरा उत्तर प्रदेश समझ गया है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई का समय है। किस तरीके से सपा सफा होने की तैयारी कर रही है और भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। किस तरीके से सपा सफा होने की तैयारी कर रही है और भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। सर्वोदय विद्यालय में 550 से ज्यादा पद खाली है, 4,000 से ज्यादा पद डॉक्टरों के खाली है, 10,000 से ज्यादा पद पैरामेडिकल स्टाफ के खाली है। और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पुलिस के तमाम पद खाली है। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जुमलेबाजों की सरकार, जनता इंतजार कर रही है। आने वाली सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, नौकरियों की बहार लेकर के आएगी। हिजाब पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। स्कूल में हिजाब की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। निजी पसंद के आधार पर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसे लेकर जहां मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ऐतराज जताया है, वहीं संतों ने इसका समर्थन भी किया। देखिए। स्कूलों में हिजाब को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत देने वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रयागराज में टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के जरिए याचिका दायर की थी। सुकैना रिजवी ने जिस स्कूल में 10वीं पास की है, उस स्कूल में हिजाब पहनने की छूट के साथ 11वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहती है। हाईकोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा साबित नहीं है। स्कूल का ड्रेस कोड एक समान, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए है, जिसे लागू करने का अधिकार संस्थान के पास है।
करेंगे आप लोग? अब हम लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, आगे जो भी लीगल हम लोगों के पास रेमेडीज होगी उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, छात्रा वहाँ एडमिशन ले रही है? अब ये तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन छात्रा लेगी ही। हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपनी राय दी है और हिजाब को मुस्लिम छात्राओं के लिए जरूरी बताया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत है। जो स्कूल्स अपनी मनमानी तरीके से कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, मिनी स्कर्ट तक बना दिया है, क्या ये ठीक है? दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने जो उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के तहत जो चीज़ें पहन के जाने होती हैं वो जाते हैं। तो हम नहीं समझते कि हिजाब पहनकर अगर लड़कियां जाती हैं तो इससे कोई रूल रेगुलेशन के ये खिलाफ है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी जहां कुछ कहने से बच रही है, वहीं सुभाषपा का कहना है कि देश संविधान से चलेगा। तो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। वहाँ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। कोर्ट के फैसले पर कमेंट देना ठीक नहीं है। कोर्ट के फैसले पर कमेंट देना ठीक नहीं है। स्कूलों में हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वहीं इस पर धार्मिक और सियासी बयानबाजी जारी है। माना जा रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में जहां पर स्कार्फ यानी कि हिजाब के विवाद होते हैं, स्कूलों में अगर इस तरह का कोई मामला होता है कि वो पहन के आना चाहती हैं छात्राएं, मुस्लिम छात्राएं, तो उस पर उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी। और हाई कोर्ट का ये जो फैसला है यह भी बेंचमार्क बनेगा, यानी कि यह भी नजीर बनेगा और इसके आधार पर तमाम फैसले भविष्य में दूसरी अदालतों में भी हो सकेंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। हाईकोर्ट के इस फैसले पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। संतों ने स्कूलों में निर्धारित ड्रेस कोड लागू करने की बात कही है और फैसले का स्वागत भी किया। संतों का कहना है कि शिक्षण संस्थान का जो ड्रेस कोड है उसी को लागू किया जाना चाहिए। हर जगह मजहबी प्रतीक दिखाना जरूरी नहीं है। विद्यालय में विद्यालय का ड्रेस कोड ही लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुसलमान अपने ढंग से अपनी मनमानी से हिजाब पहन करके आवे, हिंदू भाई लोग रामनामा कुर्ता धोती पहन करके स्कूल में जाएं, इससे स्कूल की मर्यादा नष्ट होती है और उसकी जो व्यवस्था है वो विघटित होती है। कि किसी भी विद्यालय में किसी भी परंपरा का, जो इस्लामिक परंपरा का हिजाब हुआ करता था, मनमानी ढंग से उनके बच्चियां पहन करके जाया करती थीं, उसमें काफ़ी शोषण हुआ करता था, उसमें काफ़ी बच्चे असहज महसूस किया करते थे। का जो फैसला आया है न्यायालय का, उसका मैं स्वागत करता हूं और धार्मिक संस्थान धार्मिक प्रतीक चिन्हों को जहाँ पठन पाठन का कार्य है शिक्षण संस्थान में उसको नहीं लागू करने, शिक्षण संस्थान का जो ड्रेस कोड है उसी को लागू करना चाहिए। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यूपी में अगले 7 महीने की चीनी मौजूद है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी पूरे भारत में चीनी सप्लाई कर सकता है। यूपी में एक महीने में कुल 4 लाख टन चीनी की खपत होती है। उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 28 लाख टन चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। इस हिसाब से राज्य के पास अगले 7 महीने के लिए पर्याप्त चीनी है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं,
भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और यूपी उत्तराखंड में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनावों में मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। मायावती ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके इसका ऐलान किया। मायावती का कहना है कि इन चुनावों में बीएसपी कर्मठ और ईमानदार लोगों को उम्मीदवार बनाने पर जोर देगी। वहीं बीएसपी की रैली में आकाश आनंद ने बीजेपी, एसपी, कांग्रेस तीनों पर निशाना साधा है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले ही चुनाव में लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ने ट्वीट में एक प्रेस रिलीज शेयर की है जिसमें बताया है कि बीएसपी अकेले ही पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव लड़ेगी और अच्छा रिजल्ट लाने का संकल्प लिया गया है। मायावती का कहना है कि इन चुनावों में बीएसपी कर्मठ और ईमानदार लोगों को उम्मीदवार बनाने पर जोर देगी। मायावती ने बताया कि पार्टी संगठन की लंबी बैठक के बाद इन फैसलों पर सहमति बनी है। वहीं एसपी ने जहां इसे लेकर तंज कसा है, वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे मायावती की कड़ी परीक्षा बता रहे हैं। एक्चुअली उनका एक नेचुरल अलायंस है सरकार के साथ, और ये बात उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक कम्युनिटी को बेहतर तरीके से पता है। समाजवादी पार्टी को तो नहीं कहना पड़ रहा है, न कोई बात कहते हैं, न इस तरह का कोई जवाब सवाल है। वोट बढ़ेगा, अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे कि नहीं, और चुनाव में जीत कितनी सीटों पे मिलेगी, ये बीएसपी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस दूसरे राज्यों में पिछले दिनों बीएसपी की रही है, उससे उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी संकट में आ गया। ग्रेटर नोएडा में बीएसपी की रैली में आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार और एसपी कांग्रेस पर भी एक साथ निशाना साधा है। एक तरफ भाजपा, कांग्रेस और सपा की ये सरकारें हैं जो ऐसे काम करती है जो आप लोगों के हित में नहीं, और आपके लोगों को, हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को दबाने के, कुचलने के, आपस में बांट के झगड़ाने में उसके काम करती है। 9 अक्टूबर को बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती को देश भर में बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया है। मायावती के एकला चलो राग ने गठबंधन के अटकलों को शांत कर दिया है। एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ कहा है कि वो किसी भी सूरत में गठबंधन के साथ चुनाव में नहीं जाने वाली हैं। अकेले अपने बल पर वो चुनाव लड़ेंगी। उन्हें उम्मीद जताई है कि इसके बिना पर वो उत्तर प्रदेश में 2027 में सत्ता में वापस आने जा रही हैं। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। चारधाम यात्रा में मॉनसून के दौरान भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या फिर बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष यात्रा ने नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। और अब तक 16,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि पितृपक्ष और कार्तिक स्नान के दौरान यात्रा और गति पकड़ेगी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस साल रिकॉर्ड आंकड़ों की ओर बढ़ रही है। कपाट खुलने से लेकर अब तक 16,60,000 से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। मॉनसून के दौरान भी यात्रियों का उत्साह कम नहीं हुआ और अब बारिश कम होने के साथ यात्रा में और तेजी आने लगी है। प्रशासन को उम्मीद है कि पितृपक्ष और कार्तिक स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में और बड़ा इजाफा होगा। दोनों ही यात्राओं में यात्रियों का जो संख्या का रिकॉर्ड है, पिछले वर्ष के संख्या को हम लोग अभी क्रॉस कर चुके हैं और अभी लगभग 2 माह से अधिक की यात्रा बद्रीनाथ धाम में और 1 माह से अधिक की यात्रा हेमकुंड साहिब में होनी शेष है। और हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि इस बार यात्रियों की संख्या का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। स्थानीय लोगों और कारोबारियों के लिए भी ये यात्रा सीजन काफी उत्साह लेकर आया है। बेहतर सड़क सुविधाओं और ऑल वेदर रोड का फायदा यात्रियों को मिला है, जिससे मॉनसून में भी यात्रा सुगम रही। पिछले कुछ दिनों में बद्रीनाथ मार्ग पर गाड़ियों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है।
वहीं पितृपक्ष के दौरान ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिससे यात्रा को और गति मिलने की उम्मीद है। और अभी उसके पश्चात हेमकुंड की जो यात्रा चली, वैली ऑफ फ्लावर की जो यात्रा चली, ये मतलब हर यात्रा में, हर पड़ाव पे, हर जगह यात्रियों की जो चहलकदमी रही वो बहुत अच्छी रही, संख्याएं बहुत अच्छी आती रही। हालांकि थोड़ा सा मानसून आने के बाद बरसात के टाइम पे थोड़ा सा यात्रा कम हुई थी, लेकिन अब हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि मानसून जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रहा है तो यात्रा बढ़ती जा रही है। पूरे सीजन का हम आंकड़ा लगा रहे थे तो आधे सीजन में ही पूरा हो गया। अभी हमारे पास सितंबर बाकी है, अक्टूबर बाकी है और थोड़ा नवंबर बाकी है। तो मैं समझता हूँ विगत वर्षों के जो रिकॉर्ड हैं, सारे रिकॉर्ड, सारे कीर्तिमान ध्वस्त होंगे और नया कीर्तिमान स्थापित होगा बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में। मॉनसून के बावजूद रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम पहुंचना इस बात का संकेत है कि तीर्थ यात्रियों का विश्वास और सुविधाओं का विस्तार दोनों साथ साथ बढ़े हैं। अगर मौसम सामान्य रहा तो इस साल बद्रीनाथ यात्रा पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़कर एक नया इतिहास रच सकती है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत लोगों को किस हद तक ले जा सकती है, इसका अनोखा उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिला है। यहाँ पर एक युवक ने रील बनाने और फॉलोअर्स गेन करने के चक्कर में अपनी कार को ही किसिंग कार बना लिया। कार की पूरी बॉडी पर लाल लिपस्टिक से करीब 3400 किसिंग के निशान बनाए गए थे। रोड पर दौड़ती इस कार को देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन यह अनोखा शौक युवक को महंगा जरूर पड़ गया। रिपोर्ट में दिखाते हैं। ग्वालियर में इन दिनों एक कार की चर्चा किसी मॉडल, कीमत या उसकी रफ्तार को लेकर नहीं, बल्कि उसके बेहद अजीबोगरीब लुक की वजह से हो रही है। सड़क पर निकली इस कार को देखकर लोगों की नजरें ठहर गईं। कार की पूरी बॉडी पर जगह जगह लिपस्टिक से बने होठों के निशान थे। दावा है कि कार पर ऐसे करीब 3400 किस के निशान बनाए गए थे। ग्वालियर में प्यार का ऐसा एक्सप्रेशन सामने आया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये प्यार है या वायरल होने का जुनून। एक कार और उस पर बने हैं 3400 किसिंग निशान। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड की कार पर करीब 3 घंटे 30 मिनट में 3400 किसिंग मार्क्स बनाए, यानी प्यार जताने का ऐसा अंदाज जिसमें कार बन गई लव का कैनवास। आज के सोशल मीडिया दौर में हर कोई चाहता है कि उसकी तस्वीर सबसे अलग दिखे, लोग उसे रुक कर देखें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी वायरल होने की चाहत में कई बार लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस कार की कहानी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं रुकी। जब ये कार सड़क पर पहुंची तो गोला का मंदिर ट्रैफिक थाना पुलिस की नजर इस पर पड़ गई। पुलिस ने कार को रोका और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। नतीजा सामने था, प्यार के 3400 निशान और पुलिस का 5500 रुपए का चालान। रील तेजी से वायरल हो गई और एक ही दिन में करीब 55 लाख व्यूज पहुंच गए। इसके बाद युवक यातायात पुलिस की नजर में आ गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार की पहचान शुरू की और उसे थाटीपुर इलाके से बरामद कर लिया गया। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।